एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अमेरिका के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए घोटालों में से एक। तो आज हम इसी मामले की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे दौलत और ताकत ने मिलकर सच को दबाने की कोशिश की। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो बिल्कुल जन्नत जैसी लगती थी। सोचिए, कैरिबियन सागर के बीचों बीच एक प्राइवेट आइलैंड 1998 में से खरीदा गया था। मतलब चारों तरफ नीला पानी, खूबसूरत बीच, बड़े बड़े विला, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि अपना प्राइवेट हेलीपैड भी था। इस जगह का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चमक धमक के पीछे एक बहुत ही स्याह सच छिपा हुआ था। इतना डरावना सच कि जो लोग आसपास रहते थे ना, वो इसे एक अलग ही नाम से बुलाते थे। वो इसे कहते थे पीडोफाइल आइलैंड। जी हाँ, बच्चों के यौन शोषण का द्वीप। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे पहले हिस्से का नाम है रहस्यों का द्वीप। यहाँ बात होगी दौलत की, ताकत की और एक ऐसे क्राइम सिंडिकेट की जो सबके नजरों से छिपा हुआ था। तो आखिर इस द्वीप का मालिक था कौन? नाम था जेफरी एप्स्टीन। मजे की बात यह है कि वो पहले एक मैथ्स टीचर था और फिर न जाने कैसे वो अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। इतनी दौलत कमाई कि कोई हिसाब ही नहीं। और उसके दोस्त, अरे लिस्ट में प्रेसिडेंट से लेकर प्रिंस तक दुनिया के सबसे पावरफुल लोग शामिल थे। और इसी द्वीप पर वो घिनौना खेल खेला जाता था। यहाँ 12 साल तक की छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी होती थी, उनका यौन शोषण किया जाता था और उन्हें एक तरह से कैदी बना के रखा जाता था। सोचिए, चारों तरफ समुद्र, भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। एक कहानी तो ये भी है कि एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की हिम्मत की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट तक छीन लिया गया। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ बाहर कैसे आया? ये भयानक नेटवर्क आखिर उजागर कैसे हुआ? चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, शोषण का पिरामिड। इस पूरे खेल का खुलासा होना शुरू हुआ मार्च 2005 में, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंच गई। और बस उसके बाद तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक के बाद एक पीड़ित सामने आने लगे। कुछ ही महीनों के अंदर पुलिस ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि जुलाई 2006 में FBI को खुद मैदान में उतरना पड़ा। एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन लीप ईयर। और जब FBI ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये कोई मामूली क्राइम नहीं था। ये तो एक पूरी सोची समझी पिरामिड स्कीम थी। मतलब इसमें पीड़ितों को ही पैसे देकर कहा जाता था कि वो अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस जाल में फंसा कर लाएं। और इस तरह एक शिकार दूसरे को फंसाता, दूसरा तीसरे को, और ये शोषण का नेटवर्क लगातार बड़ा होता चला गया। FBI की जांच में ऑफिशियली 36 नाबालिग पीड़ितों की पहचान हुई और एप्स्टीन पर चार्जेस भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बेहद संगीन आरोप। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था कि अब न्याय होगा। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आना बाकी था। तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पटरी से उतरा न्याय। वो सीक्रेट डील जिसने एक दरिंदे को खुलेआम घूमने की आजादी दे दी। अब ये सवाल तो सबके मन में आएगा, है ना, कि जब इतने सारे पीड़ित थे, FBI के पास इतने सबूत थे, इतने संगीन आरोप थे, तो फिर एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा कैसे हुई? सिर्फ 13 महीने? इसका जवाब है पर्दे के पीछे हुई एक सीक्रेट स्वीट हार्ट डील। उस वक्त मियामी के फेडरल अटॉर्नी थे अलेक्जेंडर अकोस्टा। उन्होंने एप्स्टीन के वकीलों के साथ मिलकर एक ऐसा सौदा किया जिसने सच पूछिए तो न्याय का मजाक ही बना दिया। देखिए, फेडरल चार्जेस थे इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के, लेकिन डील के तहत उसे सिर्फ 2 छोटे मोटे वेश्यावृत्ति के मामलों में दोषी माना गया। और इतना ही नहीं, इस डील के बदले में एप्स्टीन और उसके सभी साथियों को भविष्य के सारे क्रिमिनल चार्जेस से पूरी तरह से इम्यूनिटी दे दी गई। मतलब पूरी तरह से छूट। और सबसे बुरी बात, ये डील इतनी सीक्रेट रखी गई कि उन पीड़ितों को भी इसकी हवा तक नहीं लगी जो न्याय के लिए लड़ रहे थे। और जो 18 महीने की सजा मिली भी ना, वो भी एक मजाक से कम नहीं थी। सुनिए, उसे जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन, दिन के 12 घंटे अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। मतलब ऐसा था कि वो बस रात को सोने के लिए जेल आता था। और तो और, अपनी सजा पूरी होने से 5 महीने पहले ही उसे छोड़ भी दिया गया। कमाल है ना?
तो बस इसके बाद सालों तक ये मामला जैसे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, एक पत्रकार का धर्मयुद्ध। देखते हैं कैसे इस दबी हुई कहानी को वापस बाहर निकाला गया। लगभग 10 साल, पूरे एक दशक तक एप्स्टीन अपनी आलीशान जिंदगी मजे से जी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक इंसान था जो इस अन्याय को भूला नहीं था। मियामी हेराल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस केस को ऐसे ही दबने नहीं देंगी, वो सच को बाहर लाकर ही रहेंगी। उन्होंने सालों तक मेहनत की और फिर 2018 में जूली ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। बस इन रिपोर्ट्स के बाहर आते ही मीडिया में भूचाल आ गया। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स को एक नई जांच शुरू करनी ही पड़ी। और नतीजा, जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर उन्हीं सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार मामला बहुत सीरियस था, उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। सबको लगा चलो देर से ही सही, लेकिन अब आखिरकार न्याय होकर रहेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आना था। और यहीं हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक अधूरी कहानी, एक शक भरी मौत और वो राज जो शायद हमेशा के लिए दफन हो गए। तारीख थी 10 अगस्त 2019। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल स्टोरी ये थी कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन क्या किसी ने इस पर यकीन किया? बिल्कुल नहीं। आम जनता से लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक किसी को ये बात हजम नहीं हुई। एक लाइन वायरल हो गई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, मतलब एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उस गहरे शक को दिखाता है कि कहीं उसे चुप तो नहीं करा दिया गया ताकि वो अपने पावरफुल दोस्तों के राज न खोल दे। खैर, पब्लिक प्रेशर के चलते कुछ फाइल्स तो रिलीज की गईं, लेकिन उनमें ज्यादातर पन्नों पर बस काला मार्कर चला हुआ था, सब कुछ छिपा दिया गया था। फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी बाहर आई वो भी काफी कुछ बताती थी। जैसे फाइल से ये कंफर्म हुआ कि कई पावरफुल लोग, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे, एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन पर सफर करते थे। एक ईमेल तो ऐसा भी मिला जिसमें एप्स्टीन ने खुद दावा किया था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था। हाँ, ये अलग बात है कि इस दावे का कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। और यकीन मानिए, ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आज भी या तो पूरी तरह से सील्ड हैं या उनमें से जरूरी जानकारी को हटा दिया गया है। पूरी सच्चाई आज भी दुनिया से छिपी हुई है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इन एप्स्टीन फाइल्स के बंद पन्नों में आखिर और कौन-कौन से नाम छिपे हैं और कौन-कौन से गुनाह दफन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले और दुनिया बस इंतजार ही करती रह जाए।